नमस्कार, वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। आम चुनाव 2024 का बिगुल बजने सा वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों पे पूरी तरीके से उतर चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी लगभग बात तय हो चुकी है और 63-17 का फार्मूला दोनों पार्टियों में अपनाया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में जानी मानी पार्टी बसपा, जिसे नाम से जाना जाता है बहुजन समाज पार्टी, अभी पूरी तरीके से पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा का गठबंधन शायद असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ हैं से होना भी बताया जा रहा है। लेकिन गठबंधन साफ न होने से तमाम तरीके की ऊहापोह बनी हुई है। सुनिए नेताजी का कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के संसदीय फतेहपुर क्षेत्र से प्रसारित हो रहा है। मैं शिबू खान वर्तमान में हुसैनगंज विधानसभा के सुल्तानपुर घोष ग्राम पंचायत के चौराहे पे मौजूद हूँ। हमारे साथ हमारे क्षेत्र के कुछ किसान, कुछ समाजवादी पार्टी, बसपा के और भाजपा के साथ साथ अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधिगण के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं क्षेत्रीय पत्रकार साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम करेंगे संवाद, जानेंगे क्या चुनाव की रणनीति। भाजपा के नेता बताएंगे रणनीति, समाजवादी पार्टी के नेताओं से जानेंगे कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पे वर्तमान की मोदी सरकार या यूं कहें भाजपा को रोकने के लिए कौन सा पैरामीटर, कौन सा मानक अमल पे लाने वाली है। वहीं बसपा से भी हम जानेंगे क्या है चुनाव में जाने की रणनीति, कैसे करेंगे प्रत्याशियों का चयन। तमाम तरीके से ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब आप सुनेंगे इन जो प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं इनके सम्मुख जबानी। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, चूंकि देश एक अन्नदाता प्रधान होता है, देश किसानों का देश है। हम आज किसानों की बात से शुरुआत करेंगे। ये हमारे चाचा हैं, ये उन्नतशील किसान हैं क्षेत्र के, हम इनसे जानेंगे। चाचा, आप अपना नाम बताइए। करण सिंह पटेल। करण सिंह पटेल, ये बताइए कि क्षेत्र ये बीहर क्षेत्र है, किसानी से जुड़ा क्षेत्र है। सरकारें तो तमाम तरीके से आती और जाती हैं, हर 5 साल में नई सरकार बनती है, बनाते हैं हम आप। क्या सरकारों से किसानों की सुधार हुई है? हाँ, काहे नहीं सुधार हुआ है। भाजपा ने एक नारा दिया था, किसान की आय दोगुनी होगी, क्या मिला है उसका? हाँ, बिल्कुल मिला। तो ये चाचा ने जिस तरीके से बात बताया कि किसानों की आय दोगुनी हुई है, आलू का रेट बढ़िया मिला है, तमाम तरीके से बातें आई हैं। ये हमारे साथ पाल जी रहे हैं। पाल जी, आप बताइए, ग्राम पंचायत सुल्तानपुर घोष के निवासी हैं, शासन की तमाम योजनाएं पंचायत में आती हैं, क्या उन योजनाओं का 100% लाभ मिला है आप लोगों को? मिला। जैसे कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिला? जो भी योजनाएं लागू हुई है उनसे हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो जिस तरीके से हमने किसान और गांव के रहने वाले लोगों से हमने सवाल किया कि आखिरकार किन मुद्दों पे उनको लाभ मिला, तो किसानी में बताया गया कि लाभ मिला है, योजनाओं का भी भरपूर लाभ मिला है। हालांकि बताया चले कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दूसरे कार्यकाल में अपने मुख्यमंत्री के तौर पे तमाम तरीके से योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, लेकिन तमाम जगह पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर निगमों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां जरूर देखने को मिली हैं। ऐसे में अब हम सबसे पहले रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो हमारे साथ अलीपुर मंडल से मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं, डॉक्टर शिवचरण विश्वकर्मा जी आप हैं। आप ये बताइए कि तीसरी बार मोदी सरकार, तो यही सवाल है कि क्या इस बार होगा 400 पार या फिर नीचे ही रह जाएगा? बिल्कुल 400 पार होगा, इसमें कोई शक नहीं, किसी तरह का कोई शक नहीं। 400 पार। ये इतना जोश किस बात को लेकर के? इतना जोश हर बात पे, चाहे धारा 370 ले लो, चाहे मंदिर ले लो, चाहे किसान सम्मान निधि ले लो, चाहे किसानों के लिए गल्ला ले लो, चाहे जिस मुद्दे पे जाइए हर मुद्दे पे हमारी सरकार सफल है। इसी पे हम 400 पार रहेंगे। वर्तमान में साध्वी निरंजन ज्योति जो 2 बार से लगातार फतेहपुर से सांसद हैं, फतेहपुर का इतिहास रहा है कि कोई हैट्रिक नहीं लगा पाया है, कोई सांसद 3 बार कंटिन्यू नहीं बन पाया है। क्या उम्मीद जता रहे हैं अपने प्रत्याशी पर? भाई साहब, हमारी साध्वी निरंजन ज्योति तीसरी बार भी हैट्रिक लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसमें कोई किसी तरह का शंका नहीं। क्या है रणनीतियां? रणनीति बहुत अच्छी है हमारी, किसानों के लिए ले लीजिए, चाहे गरीबों के लिए ले लीजिए, चाहे किसानों के, चाहे जिस मुद्दे पे ले लीजिए, हर मुद्दे पे हम लोग सफल रहेंगे और शादी जी को तीसरी बार संसद बनाएंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि डॉक्टर शिवचरण विश्वकर्मा, जिन्होंने बताया कि वर्तमान की सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को तीसरी बार टिकट दिया गया है और उनको जिताने का भी काम करेंगे। वैसे भाजपा तो 400 पार, मोदी सरकार फिर से नारा देती आ रही है, लेकिन क्या ये नारा कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। हम रुक करते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी को एक तरफ से कहा जाता है कि जिंदा हाथी लाख का तो मरा हाथी 1.25 लाख का। बसपा की वैसे स्थिति विधानसभा में बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं रही है, लेकिन हमारे साथ आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अविनाश वर्मा, बहुजन समाज पार्टी पूर्व प्रयागराज मंडल जोन प्रभारी जनपद फतेहपुर। बहुजन समाज पार्टी इस बार फतेहपुर में किन मुद्दों, किन वादों और किस विरोध में उतरने वाली? सम्मानित पत्रकार बंधु, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपके वर्तमान भाजपा मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि किसानों पर हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से फोकस किया। मैं बताना चाहूंगा कि क्या वर्तमान के भाजपा सांसद के बेटे ने लखीमपुर खीरी जैसे किसान परिवार के बेटों पर, किसानों पर 5 से 7 लगभग हत्याएं कर देते हैं और पुनः उन्हीं को जो है भारतीय जनता पार्टी किसानों का मसीहा बताकर टिकट देकर किसानों के बीच भेजने का काम करती है। क्या इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती है, दम भरती है? क्या यह सच्चाई है? दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा सम्मानित साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित करती है, 100 लगभग 91 या 95 प्रत्याशी घोषित करते हैं, उन्हीं में से 2-2 प्रत्याशी अपना टिकट वापस करने का काम करते हैं। तो क्या इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा पूर्ण करेगी? भाजपा ने तो 400 पार का नारा दे ही दिया, लेकिन बसपा ने तो अभी तो कहा ही नहीं है। 400 दिया। सम्मानित पत्रकार बंधु, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने 195 प्रत्याशी घोषित किए, जिसमें से 2-2 प्रत्याशियों ने अपना टिकट वापस कर दिया। अगर वापस किया तो क्यों वापस किया? ये तो भाजपा की बात हुई, बसपा की बात बताइए ना, आप कितने पार जा रहे हैं? मैं आपको जी सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस की पार्टी है और कैडर बेस की पार्टी जानी जाती है। हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार की मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी सदैव अपने जो है पत्ते लास्ट में खोलती है। और इस बार भी, पिछली बार जिस प्रकार से हम लोगों ने सपा गठबंधन करके और उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीतने का काम किया, अंततः इस बार भी बेहतर रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे आशा और उम्मीद बल्कि विश्वास है। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि, जिन्होंने अपनी पक्ष रखी, अपनी रणनीति बताई, बहुजन समाज पार्टी कारगुजारियों पे अपनी बात को रखी। हम चलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सबसे बड़ा रोल निभाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया, बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी बात रखी कि हम किस तरीके से अपने कैडर का नारा दिया, लेकिन कैडर विधानसभा में क्या था ये किसी को दिखाई नहीं दिया है। हम समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं राम बाबू जी, नेताजी हैं। आप ये बताइए, अखिलेश यादव जी एक गठबंधन की बात करते हैं, गठबंधन की तैयारियां करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के आज हालात बहुत बुरे हैं। ऐसे में क्या लगता है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को किस तरीके से रोकेगी? पहली बात तो पत्रकार बंधुओं का समाजवादी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम सही बात कहने का और सुनने का मौका दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इस बात को पहुंचाएं, इस बात को अमल कराएं। रही बात गठबंधन की है, गठबंधन सरकार जो है, जो समाजवाद है वो सबको लेकर के चलना ही पड़ता है। अगर वोटर ये कहता है कि अगर गठबंधन फला पार्टी से हो जाए, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग जनता के विचारों को लेकर के काम करते हैं। और रही बात हार जीत का तो यहाँ भी तो लोग कह रहे थे कि फतेहपुर जिले में 6 में 6 सीट हम ले जा रहे हैं, लेकिन नहीं ले जा पाए। क्यों नहीं ले जा पाए? अगर 80 में पार करते तो ले जाते, 6 में 6 ले जाते। और रही बात किसानों की जो भाजपा बताती है कि हाँ, किसानों के लिए बहुत किया, बढ़िया किया भाजपा ने, इसलिए 50 किलो यूरिया से उसने 40 किलो कर दिया। तब 240 रुपए वो एक बोरी का रेट था, 50 किलो यूरिया मिलती थी, अब 40 किलो यूरिया मिलती है, 320 रुपए की मिलती है। ये किसानों के लिए बेहतर काम किया है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब हमारी सरकार समाजवादी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, किसी से कोई छुपा नहीं है।
आप पूछे तो हम बता रहे, हम तो दिन भर बताते रहेंगे तो फिर भी काम कम पड़ जाएगा बताने के लिए। आप पूछे चुनावी रणनीति क्या रहेगी, फतेहपुर जिताने की आप लोग की भरसक प्रयास किस तरीके से हो, ये सवाल। पत्रकार महोदय जी, फतेहपुर तो 100% हम जीतेंगे। अब क्या समाजवादी जीते नहीं है क्या, जो हमारे लिए कोई नया नमूना होगा? इस बार भी जीतेंगे और हमारी खुद की विधानसभा है। हम चैलेंज करते हैं कि हमारी विधानसभा 15,000 से खुद हुसैनगंज जीतेगी। तो आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने कितने आत्मविश्वास के साथ बात रखी कि विधानसभा हुसैनगंज से 15,000 की मार्जिन लीड लेके हम चलेंगे। ये तो समय बताएगा। वैसे समाजवादी पार्टी का ना तो अभी चेहरा तय हो पाया है और ना ही कोई व्यक्ति तय हो पाया है। कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन हमारे साथ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ नेता गंगा प्रसाद पाली, जो भूतपूर्व प्रधान भी है और वर्तमान में समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप किसान नेता, किसानों के स्थिति और बदहाली को आप किस नजरिए से देखते हैं? समाजवादी पार्टी ने किसानों के हक में तमाम तरीके से, जैसे कर्ज माफी अभियान चलाया था, बच्चों के लिए लैपटॉप योजना चलाई थी। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यों को सपा का नाम दिया गया, भाजपा आते ही उस पर सपा का नाम हटा दिया गया। आप तमाम चीज जानते हैं। क्या लगता है, नाम हटाने से या किसी प्रदेश जनपद का नाम बदलने से, बस में नाम बदलने से, भगवा रंग लगा देने से क्या वास्तव में जमीनी हकीकत में सुधार आया? पत्रकार महोदय को धन्यवाद भाई, आए हुए सब लोगों को नमस्कार मेरा। साथियों, नाम बदलने से या रंग बदलने से तो कोई तस्वीर नहीं बदलती। और हमारे क्षेत्र में, जैसे कि समाजवादी पार्टी से श्री राम बाबू जी ने बताया कि 45 किलो यूरिया, 40 किलो यूरिया दाम ज्यादा बढ़ गए, ये तो किसानों की बात है। जैसे हमारे रोड है, मुझको लगता है खागा से चौकी वाला रोड जो है, इन 25 सालों में तो कभी ऐसा नहीं रहा। जो हालात आज हैं, जो हालात आज हैं वो कभी नहीं रहा। कोई भी रोड आप सेक्टर रोड ले लीजिए, जैसे हमारा ये रोड है, ये रोड बहुत अहम है, गंगा किनारे को जोड़ता है, इसमें 20 गांव जुड़ते हैं। अब लोग कहते हैं बीजेपी ने काम किया, भाई अब ये काम है। और रही बात रंग बदलने से, नाम बदलने से, जैसे प्रयाग इलाहाबाद था, उसको प्रयागराज उन्होंने कर दिया, तो क्या इलाहाबाद बदल गया क्या? नहीं, इलाहाबाद बदल गया क्या? किसान के खाते में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15-15 लाख रुपया आ जाएगा काला धन आते ही। काला धन का पता ही नहीं लगा आज तक कहां चला गया। किसान खाते में आए हो, किसी के खाते में आए हो तो बता दो भाई, किसी के खाते में आए हो तो बताओ। अब ये है कि भाई सारी पार्टी है, उनका सबका विजन है कि हम 400 पार, कोई 500 पार का नारा दे देगा। एक मिनट, रही बात डीजल पेट्रोल की, डीजल पेट्रोल की, गैस की, मतलब किसी भी मुद्दे पे बीजेपी एक मुद्दे पे बात कर ले और ये बता दे कि ये हमारा विजन रहा है, या हमने इतने कॉलेज बना दिए, इंटर कॉलेज बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दिया, अस्पताल बना दिया, मतलब किसी में बात करे एक बात में। अब वो कह रहे हैं भाई हम देश बदल रहा है, तो ये तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके साइनिंग इंडिया का नारा दिया था, उन्होंने साइनिंग इंडिया का नारा दिया था, लेकिन चुनाव में हंस गया हुआ। ये सब लोगों से किसी से छुपा नहीं है। तो ये तो आप आदमी का अपना विजन है, अपनी बात है, कोई 400 पार का नारा दे। तो आपने सुना किस तरीके से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करा है, उनकी नाकामियों को गिनाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने में उत्साह लगातार दिखाई दे रहा है। 400 का पार का नारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव के अभी डिक्लेरेशन नहीं हुए, चुनाव घोषित नहीं हुए, चुनाव हुआ नहीं है, नतीजे क्या होंगे मुझे नहीं पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने नेता नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के नाम पे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी तक आपने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज और भाजपा को सुना। अब इसके पूरे कंक्लूजन के लिए एक लाइन में हम वरिष्ठ पत्रकार से भी इस पे प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ अमरीश सिंह जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे वर्तमान की भाजपा सरकार पर जो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं हुआ है, घटतौली मिली हुई है। आपने अब तक जनता के बीच में जाकर के योगी और मोदी सरकार को की नाकामियां देखी हैं या उनकी कामयाबियां देखी?
नहीं, नाकामयाबी तो कुछ विषय में रही इनकी, जैसे छुट्टा जानवर का मामला रहा, इसमें सरकार जो है कुछ विफल है। बाकी कानून के मामले में, अन्य मामलों में सरकार को हम सफल पाते हैं। और 400 पार की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट करके पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटेगी। कितना सच होगा कितना गलत होगा ये तो आने वाले समय पे मैं समय पे पता चलेगा। हमारे साथ अन्य साथी और हैं, शायद आप बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कलर भी आप बता रहा है साइड कायदा। तो ये बताइए बहन जी का नारा क्या होगा इस बहन जी का नारा देखिए, जो भी रहा है हमेशा हम लोगों का एक ही उद्देश्य था, गुंडों से निजात पाना। आज के समय में दूल्हे को घोड़े से उतार के मार देना, मुछ रखने पे किसी को मार देना, मटकी पानी की मटकी छू लेने पे बच्चे की मौत हो जाना, ये भाजपा सरकार की उपलब्धि है। और इन सब चीजों पे हमारी सरकार, माननीय बहन जी की जब गवर्नमेंट होती है तो यूपी के छोटे गुंडे नहीं, बड़े गुंडे भी प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। जो उपलब्धि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज हम लोगों की बहन बेटियों को रास्ते पे चलना दूभर है। हमारी बहन जी का सिर्फ एक ही नारा होता है, हम लोगों को सर्व समाज में सम्मान से सर उठा के चलना। और हम लोग यही चाहते हैं कि जानवर को भी सम्मान मिले, इंसान को भी सम्मान मिले। क्योंकि आज जो है जिस तरीके आज 2500 साल पहले इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, आज कम से कम बहन जी की सरकार में अपनी बात रखने का, सम्मान से बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। हम लोगों को वही चाहिए, गरीब जनता को वही चाहिए, अपने हक की बात सबके सामने रख सके। शायद मेरी पढ़ाई और अनुभव ये कहता है कि संविधान इस बात की हमको इजाजत देता है। सरकारें तो बाद में बनी है, बाद में आई हैं, लेकिन इस सब चीज की इजाजत हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान मर्मज्ञ लोगों ने पहले से ही हमको कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, उसका ये हमको श्रेय मिला है। हमारे साथ राजू सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से। ये बताइए, कहा जाता है कि भाजपा में अल्पसंख्यकों का हनन हुआ है, कहां तक आप इसको सही मानते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है। मणिपुर में अभी क्या हुआ आपने देखा होगा, आज तक कोई बीजेपी का नेता वहां नहीं पहुंचा है। सबका साथ सबका विकास 400 पार का नारा दे रहा है। किस बात पे 400 पार? संगठन के बल पे होगा, आप क्यों नहीं देते हैं? हम भाई अगर संगठन कह रहा ठीक है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आप सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं। मणिपुर में आज तक आजादी में ऐसा नहीं हुआ जो वहां की घटना हुई है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता वहां नहीं गया देखने है। और आज देख लीजिए कि अल्पसंख्यकों का हनन, इस पे क्या कहना है? अल्पसंख्यक का हनन सबके साथ सबका विकास के नाम पर ठगा जा रहा है। 400 पार का नारा दे रहा है, फिर रोल अब की 400 पार होगा। मोदी सरकार ने मुफ्त राशन दिया, उसमें शायद सभी को मिल रहा है। मुफ्त राशन, कोविशील्ड लगी गई है, सबको मिला है। तो फिर इसमें भेदभाव का, सबका साथ सबका विकास तो हुआ। कैसे हुआ? 5 किलो राशन दे करके 80 लाख जान रहे, भारतीय जनता पार्टी जान रहे कि पूरे प्रदेश में 80 लाख लोग जो है बेरोजगार है, गरीब है। उनको 5 किलो राशन दे करके, फुसला करके, बौरा करके उनको वोट लेने का सिर्फ काम कर रही, बाकी और कुछ नहीं कर रही। 5 किलो 5 बीघा चरवा तो रहे हैं। और ये जानवर तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थित है, रात रात भर वहां काटते हैं लोग। चलिए, आपने सुना कि किस तरीके से लोगों में भड़ास भाव रखी गई है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्या भाजपा इस पर पूरी तरीके से खरी उतरी है? बिल्कुल इसमें खरी उतरी है, खरी उतरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर तरह से उतरेगी। और जो 400 पार का नारा है, इसमें कोई शक नहीं है, सबके सामने आएगा और सब लोग देखेंगे। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, 6 सीटों में 2 सीट आप लोग चुनाव हारे हैं। तो वो जोश कहां से पैदा हो रहा कि ये 2 सीटों की जो हार हुई है, ये कवर कैसे करेंगे आप लोग? ये दो सीटें जो गड़बड़ हुई है, उसमें कुछ कारण रहा है, लेकिन उस कारण को पूरा किया गया है। अब 6 की 6 सीटें आएंगी, इसमें कोई शक नहीं। एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि लगभग 10 साल हो गए हैं यहाँ पे सांसद महोदया का, लेकिन शायद ही 2-4 दर्जन गांव छोड़ दीजिए, उसके अलावा वो पंचायतों में नहीं पहुंची है। नहीं, ऐसी बात नहीं।
हुसैनगंज वो अलीपुर मंडल को छोड़ करके, अलीपुर मंडल के छोड़ करके कोई ऐसा गांव, ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ वो ना गई। तो अलीपुर मंडल क्यों छूटा? कुछ कारण होगा। जैसे अरे वो अंदर की बात है, अंदर। चलिए, अंदर की बात अंदर ही रहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। भाजपा की तो खैर रणनीति अंदर की बहुत होती है। हमारे साथ दूसरे वरिष्ठ पत्रकार शहनशाह अब्दी जुटे हुए हैं। अब्दी जी बताइए, आप समाजवादी पार्टी को आपने बहुत नजदीक से देखा, भाजपा के भी दो टर्म्स को भी नजदीक से आपने देखा, बसपा का भी आपने देखा, आपके घर से भी मिनिस्टर रहे हैं, तो इन तीनों सरकार में सुपर सबसे अच्छी सरकार किसे आपने देखा? देखिए, सुपर हर सरकार अपने आप में सुपर है। जनता जिसे यहाँ चुनकर भेजती है प्रतिनिधि को, वो यहाँ तरह तरह के वादे करके, झूठे वादे करके जाते हैं। वादा करने के बाद यहाँ घूम के नहीं देखते कि हो क्या रहा है। जैसे कभी माननीय ने बताया कि सड़क, अभी नौबस्ता रोड की सड़क है, यहाँ से जाने में कम से कम कार से जाए तो पौन घंटा लग जाता है, जबकि मात्र 5 मिनट का रास्ता है। इस पर कोई भी क्षेत्रीय न विधायक, कोई भी इसमें देखभाल नहीं करता, न प्रतिक्रिया भी जारी करते। और सड़कों का जाल भी तो भाजपा ने बिछाया, ये भी तो सच्चाई है। जाल जहाँ बिछाया, ये भी तो कहा है गड्ढा मुक्त हम रोड दे रहे हैं, लेकिन सारी सड़कें जितनी गड्ढा युक्त है, सब मुक्त कहाँ से? आप किसी भी रोड को देखिए आगे, हर रोड में गड्ढे मिलेंगे। ये अपनी मेन रोड है खागा की, यहाँ से नौबस्ता गंगा तक जाती है रोड। आज रोड का क्या हाल है यहाँ पर? कार से अगर हम जाए तो कम पौन घंटा को खागा जाने में लगेगा, उतनी देर में अगर इस रोड से हम जाए तो सीधे इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। सरकार की बहुत सारी लाभदायी योजनाएं हैं, जैसे राशन मिलना, अभी हर घर जल योजना चल रही है। इससे क्या वास्तव में जमीनी स्तर के लोगों को, आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को लाभ मिल पा रहा है? देखिए, ये लाभ तो हर सरकार ने दिया है। गल्ला आज ये भाजपा भी दे रही है, सपा ने भी दिया, बसपा ने भी दिया। हर सरकार में गल्ला की स्कीम चल रही है, और गल्ला की स्कीम जो चल रही है इसमें भी घोटाला बहुत हो रहा है। अगर घोटाले की जांच कहीं कराई जाए, सत्ता पक्ष का कोटेदार है, अगर हम शिकायत करें कोई जांच नहीं होगी। 6 विधानसभा में 2 पर समाजवादी पार्टी कब्जा है। क्या लगता है, इन 2 विधानसभाओं में भाजपा उभर पाएगी या यहाँ पे भी डाउनफॉल हो गिरेगी? देखिए, जैसा मुद्दा भी ये चल रहा है, तो ईवीएम वाला चल रहा है मुद्दा, दिल्ली में बहुत तेजी से चल रहा है। लोगों को मानना ये होता है कि वोट हम दे रहे हैं, कहीं जा कहीं रहा है, तो बहुत ज्यादा निर्भर ईवीएम पर भी चल रहा है। अभी अगर ईवीएम में फॉल्ट नहीं है तो इतना बड़ा मुद्दा दिल्ली में क्यों उठ रहा है? चलिए, हम बात करेंगे ईवीएम पे। ईवीएम भी एक अहम मुद्दा है, चूंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय समाचार की भी सुर्खियां बनी हुई है। आप ये बताइए कि ईवीएम को लेकर तमाम तरीके के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, कितना सही लगता है कि ये आंदोलन सही है या ये सब अफवाह? नहीं, देखिए, ईवीएम पे जो बात है, ईवीएम तो यहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए ईवीएम से, इसलिए कि जब हम मोबाइल को हैक कर सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, तो ईवीएम को नहीं हैक कर सकते। तो ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है, ऐसा गंगा प्रसाद पाल जी ने कहा। जी वर्मा जी, बताइए ईवीएम पे आपका क्या मत है? सम्मानित पत्रकार बंधु, जैसे कि आपने देखा, इशारों में बताया गया कि चंद्रयान पे मतलब धरती पाई जाती है रॉकेट लॉन्च करके। सम्मानित पत्रकार बंधु, कई हजार करोड़ किलोमीटर यदि ऐसा संभव हो पाना है, तो क्या इस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत कंट्री में, पूरे इंडिया कंट्री में ईवीएम को क्या नहीं हैक किया जा सकता? ये संभव है और सत्य है। ये मुद्दा 2007 में भी तो रहा ईवीएम जी, 2007 में भी तो शायद बहन जी ने कराया हो। तो सम्मानित पत्रकार बंधु, इसके पहले ने भी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ईवीएम पे जब कमेंट्स किया, तो यही सत्ता दल के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा खिसिया नहीं बिल्ली खंबा नोचे। और आज इन्हीं सभी सत्ता दल और विपक्ष के दल सभी लोगों से मतलब जब मिलकर के ये अनुरोध है। मैं तो ईवीएम को आप वैध मानते हैं या अवैध? अवैध मानता हूं मैं जी। राम बाबू जी, ईवीएम को लेकर तमाम तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी मैदान में उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है ईवीएम को लेकर? जैसे अभी आप वर्मा जी से आपने सवाल पूछा ईवीएम में, इन्होंने कहा कि आपने कहा हैंग हो सकता है, और आपने कहा कि मायावती के शासनकाल में भी ईवीएम से चुनाव हुआ। तो जब पहले मोबाइल चला था तो सिंगल सिम पड़ती थी मोबाइल में, आज 3 सिम पड़ती है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक कार की गाड़ी को यहाँ से अगर लॉक किया जा सकता है 100 फीट दूरी से, तो कुछ भी किया जा सकता है। हमने अपने सामने, अगर सरकार जैसे सारे पार्टियां चाहती हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो अच्छे आदमी का दायित्व ये है, अच्छी पार्टी का या आदमी का, कुछ को भी समझ लीजिए, कि जनता के सब लोगों के विचार को उसमें सहमति दे। तो सहमति होनी चाहिए कि जनता की बात सुनी जाए। ईवीएम को यदि जनता चाहती बैन करे तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, खास करके चुनाव आयोग को। जी आप बताएं, ईवीएम को लेकर आपका क्या रुख? ईवीएम का तो ठीक है मामला हमारी समझ में, क्योंकि सारे चुनाव हो रहे हैं,
पूरे देश में हो रहे हैं, देश के बाहर भी चुनाव हो रहे हैं। तो स्थितियां ये हैं कि ईवीएम को हम बुरा नहीं मानते, इसलिए नहीं बुरा मानते हैं कि ये युग ही विज्ञान का युग है। अब हम चंद्रयान में जा रहे हैं, गगनयान में जा रहे हैं, अब पता चले ईवीएम जैसी चीज पे सवाल उठाना। ईवीएम वैध या अवैध? वैध। आप बताइए ईवीएम को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए ईवीएम जिस तरह की, मान लीजिए अब हम टीवी चला रहे हैं, रिमोट यहाँ है, टीवी वहाँ है, ठीक है, हम 1 नंबर चैनल लगाया, हमने कहा 2 लग गया, डायरेक्ट 100 लग गया, तो ईवीएम से भी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ ईवीएम वैध या अवैध? नहीं, ईवीएम जो अवैध है। डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव में जीतती आ रही है, बड़ा लांछन, सबसे बड़ा ये सवाल भाजपा पे ही है। क्या ये जो विपक्ष का मानना है वैध अवैध पे जो सवाल आ रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से मानते हैं? सर ये बताइए, कभी सपा की सरकार होती थी तब भी ईवीएम चला है, कभी बसपा की सरकार हुई तब भी ईवीएम चला है, ये जीतती रही, भाजपा हारती रही, तब क्या होता रहा? तब कोई सांस नहीं, तब कोई नहीं सांस लिया। आज ईवीएम गलत हो गई, क्यों गलत हो गई? बिल्कुल सही है, गलत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ईवीएम अपनी जगह बिल्कुल सही है। कुछ और साथी हमारे साथ है जो अपनी मुद्दे को, अपनी बात को रखना चाहते हैं। जी बताइए, ईवीएम की क्या आपकी राय है? पिछले जो चुनाव हुए हैं, इसमें अगर जीत हार रहे थे, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, अगर जीत रही, इनको मानना है कि जीत रही थी, सारे दल जीत रहे थे, तो आज सारे दल अगर मांग कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए, तो आपको क्या आपत्ति है? आपको क्या आपत्ति भाई? आप भी इसमें सहमत हो जाइए। 10 लोग कह रहे हैं बंद होना चाहिए, तुम कह रहे हो अकेले नहीं, चालू होना चाहिए। नहीं, जहां पे भाजपा की सरकारें हैं वहां तो समझ में आता है, लेकिन जहां पे आप गठबंधन में हैं या आप इंडिया गठबंधन में हैं, वहां से विरोध क्यों नहीं हो रहा? पूरे देश के पार्टियां विरोध कर रही हैं, वकील कर रहे हैं, सारे लोग मना कर रहे हैं कि ईवीएम बंद किया जाए। विदेशों में बंद हो गई, जहां से बनी है, तो आपको क्या दिक्कत है बंद करने? यदि ईवीएम नहीं बंद होता है तो क्या आप चुनाव में जाएंगे या चुनाव का बहिष्कार करेंगे? एक सवाल, ईवीएम अगर चल रही है तो आप चुनाव में जाएंगे या चुनाव में? आदेश पार्टियां का होगा, जो हाईकमान का आदेश होगा, हमारे पार्टी का आदेश होगा, उस पर अमल होगा। भाई अपनी राय रखिए, ईवीएम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ईवीएम को बनाया जापान ने, ईवीएम को जापान सही नहीं मान रही है, जिसने बनाया है उसके आधार पे ईवीएम गलत है। वहां बैलेट पेपर चुनाव होता है। जब किसी राज्य में चुनाव के नतीजे आते हैं, जब आपके दल का प्रत्याशी जीतता है तो पटाखे फोड़े जाते हैं, तब क्यों नहीं सवाल होता कि शायद ईवीएम की गलतफहमी से जीती? तो बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं, बंद किया जाए, बंद किया जाए, बिल्कुल बंद किया जाए। इसमें 10 लोग सहमत हो गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में अलग अलग मत हैं ईवीएम को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट स्तर के कई नामचीन एडवोकेट्स भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका पूरा फैसला नहीं आया है। जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता है कि ईवीएम का खेल से भाजपा का खेला होता है, लेकिन भाजपा मानती है कि मोदी एक करिश्माई नेता है, मोदी जी की योजनाओं का जन जन का लाभ मिला है, इसलिए जनता मोदी जी को बार बार हर चुनाव में जिताती है। ये कितना सही है या कितना सही नहीं है, ये तो आने वाला 2024 का चुनाव फिर से बताएगा। हम फिर से आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे, इस बार के चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए और आपका वोट किस मुद्दे पे जाएगा? भाई ईवीएम की बात चल रही थी, मैं ईवीएम में थोड़ी बात करूंगा। अगर बीजेपी को इतना ही अपने कार्यकर्ताओं पे या तमाम योजनाओं पे भरोसा है, तो ईवीएम बंद करके चुनाव करा ले, फिर वो 400 पार का नारा दे। भाई सारे लोग विरोध कर रहे हैं, तो सारे लोगों के बात को मद्देनजर रखते हुए क्या मतलब है भाई, एक बार ईवीएम बंद करके चुनाव करवा ले, फिर वो 400 पार नहीं, हम कह रहे हैं 500 पार चले गए, क्या दिक्कत है? इस बार के चुनाव में आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? भाई हम तो स्थानीय मुद्दों को, जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, हमने आपको रोड की बात बताई, तमाम जैसे हमारे यहाँ कांटे लगते थे, सरकार खरीद करती थी, आज तो मेरे ख्याल यहाँ खरीद का कोई कांटा नहीं लगता। तो सरकार किस भरोसे करे कि हमने लोगों की आय दोगुनी कर दी। कुत्ता जानवर का बीजेपी साथी ने भी हमारे कहा, अगर सरकार 5 किलो अनाज दे रही है तो 50 किलो अनाज हमारा छूटा जानवर चल जा रहा है। 5 किलो में हम क्या करेंगे? 5 किलो क्या करें अनाज लेके? 50 किलो तो एक जानवर हमारा नुकसान कर दे रहा है, हजारों जानवर छूटता है, तो इस हिसाब से हमारा नुकसान भी तो नहीं दे रही बीजेपी।
क्योंकि अब किसान हैं और किसान नेता हैं, अधिकतर मुझको लगता है सारे साथी किसानी से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा सवाल ये आता है कि अभी किसानों का आंदोलन दिल्ली में लगातार जारी रहा है, और सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा कि ये किसान नहीं है, किसान तो खेतों में होता है। तो सरकार किसान की परिभाषा क्या रखना चाहती है? देखिए, आज तो बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी में आदमी चला जाए, वो आदमी बिल्कुल पाक साफ है। बीजेपी से बाहर आवे, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की बात, वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, तमाम बात करती है। तो भाई अब जो उनकी बात है, जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, वो बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं किसान ही नहीं है। किसान नेता ने जिस तरीके से बात बताई, तमाम तरीके से मुद्दे, ये बताइए दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों की बातें लगातार जारी रही हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन जारी रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से एक जवाब ये भी आया कि किसान तो खेतों में होता है, उसे आंदोलन करने की फुर्सत कहाँ है। तो सरकार किसानों को किस नजरिए से देख रही? क्या ये किसान जो अपने हक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या भाजपा के एजेंडे में वो किसान नहीं? सम्मानित पत्रकार बंधु, किसान अपनी फसल उगाकर अनाज को मंडी में ले जाकर बिक्री करके यदि अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छी गाड़ियों में बैठ जाए या अच्छे सोसाइटी में हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की नजरों में उग्रवादी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है, नक्सलवादी हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और सबसे नकारी, किसानों के मामले में सबसे नकारी और निकम्मी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सम्मानित पत्रकार बंधु, किसान आंदोलन में आप भी किसानी से जुड़े हुए, जी। आपके नजर में किसान की परिभाषा क्या है? किसानी से जुड़े तभी तो जानते हैं कि 50 किलो यूरिया से 40 किलो हो गई। नहीं, किसान और रही बात ये, अरे हम बता रहे हैं ना, अब आप हमको समझाइए ना, हम पूछिए हमसे। भाजपा सरकार ने किसानों के ऊपर कितना या कुछ भी करिए, हाँ समझ लीजिए ना, जो भाजपा करती है उस पीछे हट जाती है। किसानों वाला कार्यक्रम उसको पीछे लिया, 2000 का नोट चला है, पीछे क्यों छोड़ बंद कर दिया उसको? हमको बताइए, बिना सोचे समझे। ये बहुत बड़ी बात है। एक सरकार का एक मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, ये तो एक खिलौना है, एक छोटा सा बच्चा है, जैसे ये नहीं पसंद मुझे ये ले लिए। नहीं, पार्लियामेंट के अंदर आपकी भी पार्टी के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने सवाल प्रधानमंत्री या माननीय वित्त मंत्री से क्यों नहीं उठाए ये सवाल? वो करते हैं, लेकिन हम लोगों तक बात आती है क्या? क्या हमको क्या पता कि वहां करते हैं नहीं करते हैं? लेकिन हम तो, आप हमसे पूछ रहे, हम आपको पहुंचा रहे हैं, हमको दर्द है किसानी के मुद्दे पे। अब आपको बताएं, अभी तक ये का किसान अलग है, सपा किसान अलग हो गया है क्या? नहीं, किसान हाँ बिल्कुल अलग अलग तो चाहते तो हैं, लेकिन हो ही नहीं पाता। जैसे अब ये जो लोग कहते हैं कि नहीं हमको कोई तकलीफ नहीं है, 50 किलो यूरिया को आप भी 50 किलो मान रहे हैं, तो भाजपा के हैं। और हम जनता पार्टी किसान, हमको 50 के 40 मिले तो हम समाजवादी के हैं, हमको लग रहा है सर। किसान ही नहीं ईवीएम, रही बात ईवीएम की, ईवीएम में जो बताया आपने कि भाई मान लीजिए जैसे कि हमारे चंद्र प्रकाश लोधी, उषा मौर्य यहाँ जीती, ईवीएम से जीती, ये कह सकते हैं। लेकिन चोरी भी बहुत तरीके की होती है। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवरी, जिसका लाइसेंस नहीं है, गाड़ी वो चला रहा है, 2 घंटे बाद लाइसेंस उसका बन जाता है, वो होल्ड लग जाता है, तुरंत लाइसेंसधारी बन जाता है। वो होता है कि नहीं होता है? तो फिर सब कुछ होता है। मतलब अब इतनी थोड़ी भाई, 10 ठो भैंसी हैं तो आदमी 8 चुराएगा तो 2 छोड़ देगा, तो हो सकता है जल्दीबाजी में 8 चुरा पाया हो, 10 न ले पाया हो। आधे से ज्यादा उनको चाहिए केवल जीतना, तो कुछ तो छोड़ेंगे नहीं, उनको उनके पास बचेगा क्या? डॉक्टर साहब ये बताइए, किसानों की परिभाषा भाजपा के लिए क्या दूसरी है, सपा बसपा के लिए दूसरा किसान होता है? भाई हमारे ख्याल से तो ना सपा में कोई किसान दूसरा है, ना भाजपा में कोई किसान दूसरा है, ना किसी में कोई किसान किसान है। ठीक है, भाजपा की सरकार 2000 रुपया किसान सम्मान निधि दे रही, क्या वो चेंज कर दे रही है कि भाजपा का इसी को दो और सपा का इसको ना दो? ऐसा कर रही है क्या? बताइए। कोई सहयोगी भी पाते होंगे ना? क्यों नहीं पाते? मुस्लिम नहीं पाता, चमार नहीं पाता, पासी नहीं पाता, लोहार नहीं पाता, बताए कोई ना पाता हो? हर कोई पाता है, गल्ला सब कोई पाता है। नहीं तो आपके ही फिर बैठे बैठे प्रवक्तागण या नेतागण ही किसानों को परिभाषा क्यों बदल देते हैं कि किसान तो खेतों में होता है, आंदोलनकारी है, खालिस्तानी है? ये सब कहाँ से बातें? हकीकत है, किसान को कहाँ टाइम है किया करके? क्या अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना गलत है? गलत नहीं है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं, अपनी मांगों को रखेगा, उसकी मांगे पूरी होंगी, अपने घर चला जाएगा। किसान अपनी मांग रखने दिल्ली जाता है तो कीलियां गाड़ दी जाती हैं, क्या इतना बड़ा उसका देश? कीलियां किसानों के लिए कीलियां नहीं गाड़ दी जाती है, नहीं, वो जो जबरदस्ती ट्रैक्टर जो नेता लोग होते हैं उनके घुसने के लिए कीलियां गाड़ती है, किसानों के लिए नहीं गाड़ी जाती, बिल्कुल गलत। तो भाजपा प्रतिनिधि ने बताया कि किसानी की परिभाषा क्या है, भाजपा के लिए भी वही किसान होता है। बहुजन समाज पार्टी से आप जुड़े हुए हैं कमलेश गौतम जी, आप ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा कैडराइज पार्टी मानी गई है और सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था। हर छोटे छोटे मसले मुद्दे पर
ब्लॉक का घेराव, तहसील घेराव होता रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बीते 8-10 सालों में सड़क से बिल्कुल से संगठन गायब हो गया? नहीं, संगठन बिल्कुल नहीं गायब है। बिल्कुल गायब है संगठन। संगठन आपको कहाँ नहीं देखने को मिलता, आप ये पहले हमको बताइए। मुझको तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ना मासिक बैठ चलता नहीं, किसी का संगठन रोड पे चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। कार्यालय किसान यूनियन, संगठन जहाँ चलाया जाता है, कार्यालय, जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, संगठन चलाना अलग बात है, धरना प्रदर्शन आंदोलन करना अलग बात, लेकिन बीते 8-10 सालों में बसपा का आंदोलन नदारद रहा है। ऐसा क्या हुआ है कि संगठन के लोगों में क्या वो जोश खत्म हो गया है? संगठन आज न तहसील पे दिखाई देता है, ना जोश खत्म हुआ है, ना जोश खत्म होगा। संगठन हमारा कैडर के माध्यम से गांव-गांव चौपाल चल रही है। पूरे 1 वर्ष हो गए, 2023 जनवरी से आज तक गांव-गांव चौपाल चल रही संगठन के माध्यम से। चलिए, खैर ये आपका मानना है क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, बीते कई सालों से सड़कों पे उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। संगठन के नाम पे महज खाना पूर्ति हो रही है, ऑफिसों में मात्र मासिक बैठक करी जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहीं ना कहीं अपने आप में वजूद में दिखाई देता है, जिसके नतीजा ये है कि परिणाम आज भाजपा के पक्ष में आते हैं। ईवीएम का सवाल हो या किसानी मुद्दे पे हो, भाजपा पर आरोप लगते रहे, लगते आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अपने दिशा निर्देशों से भटकी हुई है। समाजवादी पार्टी को समय रहते हुए अपने संगठनों को, खास करके जमीनी स्तर के लोगों को पुनः जोड़ने का, साथ में लेने का कार्य करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी ने एक बड़ा अपनी बात रखते हुए अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है, लेकिन उनकी पहल, उनकी शुरुआत और उनका परिणाम ये लोकसभा का चुनाव दिखाई देगा कि वास्तव में उत्तराधिकारी से पार्टी को लाभ मिला है या हानि हुई है। बसपा के साथी है, हम इनसे ये जानना चाहते हैं। जो कैडर की बात चल रही है, संगठन की बात हुई है, कभी कैडर एक दलित के नाम पे बसपा के साथ हर वर्ग निकलता था, आज कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर से दिखाई दिया है कि बहुत से ऐसे जाति को डिफाइन कर दिया गया है कि आज वो भाजपा के साथ हो गए हैं, आज बसपा का उन्होंने नाता तोड़ दिया है। ऐसी क्या खामियां रही हैं और उनको जोड़ने के लिए क्या आप लोग की तैयारियां चल रही हैं? सम्मानित पत्रकार बंधु, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्व के 2019 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय श्याम सिंह यादव वर्तमान सांसद जौनपुर से बनकर गए, वो भी ओबीसी का चेहरा थे। और जैसे कि आपने कहा कि ओबीसी के अन्य जातियां भारतीय बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जा चुकी, क्या अन्य जातीय बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जा चुकी होती तो क्या श्याम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाते? ऐसा नहीं। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, और सम्मानित पत्रकार बंधु आपको बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका हित, सबका सुख, सबका चैन, सबका अमन, चैन, शांति। तो विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, हम पूरा परिप्रेक्ष्य आपने सुना, जाना, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, एक पत्रकार के नजरिए से इन सब बातों का जमीनी स्तर से क्या सुझाव है, क्या इस पे पूरा आपकी तरफ से सारांश निकला? लोकतंत्र के महापर्व पर जो है, मैं अपनी 4 लाइन की कविता के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। रावण का राज तिलक रोको, धोखा घातक गहरा होगा, दानों की लाठी से घायल मानवता का चेहरा होगा, आवाज सभी दब जाएंगी, सारा सिस्टम बहरा होगा, और जागेगा जब जब कुंभकर्ण जीवन में लगा पहरा होगा, हारेगा नहीं सच जीतेगा, पर नियत समय ठहरा होगा, दरबारी दलदल में सारे ये गूंगा और तू बहरा होगा। नमस्कार। तो जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत कुछ बातें अपनी इस गीत के माध्यम से बहुत सारी बात रखी है, उसमें बहुत सारे सारांश छुपे हैं। जरूरत है हमें आपको समझने की, वक्त है चुनाव का, चुनाव में सही प्रत्याशी का चयन ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या अदर दल भी अपने अपने एजेंडों पे काम करते हैं, करते आएंगे, लेकिन वास्तव में देश का जो वास्तव वोटर है, मतदाता है, असल जो गरीब आदमी है, उसको अपने वोट की कीमत को पहचानना पड़ेगा। हमको जाति से उठना पड़ेगा, हमको लालच से उठना पड़ेगा, जब जाके कहीं देश को एक अच्छा नेता और एक अच्छा प्रतिनिधि देने के लिए हम तैयार होंगे। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए, भाजपा की तरफ से लास्ट इंक्लूजन है, चुनाव की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, अधिकांश प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है,
किस स्तर पे आप लोग मंडल स्तर की, विधानसभा स्तर की तैयारियां किस स्तर पे शुरू हो गई है और जनता के बीच आप किन वादों पे, किन मुद्दों पे वोट मांगने जाएंगे? सरकार ऐसा है, हमारी पार्टी जब इलेक्शन शुरू हो जाता है चाहे खत्म हो जाए, खत्म होने पे भी हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलती है। हरदम हमारा कार्यकर्ता भाजपा के कामों में लगा रहता है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे सेक्टर का हो, चाहे मंडल का हो, कोई कार्यकर्ता बैठता नहीं है, हर कार्यकर्ता काम में लगा रहता है और यही विजन है कि हम लोग आगे हैं, आगे रहें। भाजपा 400 पार, ये समय बताने वाला है कि भाजपा 400 पार होता है या कितने पार होता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन जनता से बस यही वीटीवी इंडिया गुहार लगाता है कि अपने वोट की पहचान करें, मतदाता बन करके मतदान जरूर करें और असली मताधिकार का प्रयोग करते हुए देश के एक अच्छे नेता का चुनाव करें। वो नेता आपके बीच का हो, पढ़ा लिखा हो, तमाम तरीके से आप उससे सवाल जवाब करें, तब अपने वोट का बटन जाके ईवीएम में दबाएं। ईवीएम का विषय अभी हालांकि फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव से पहले क्या नतीजे आते हैं जो होगा आपके सामने होगा। वीटीवी इंडिया यहीं से इस चौपाल को विराम देती है और सुनिए नेताजी के कार्यक्रम में अगले चुनावी चौपाल में हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।